स्वागत है आपका अंधेरावर्स में। यहाँ हर कहानी डर और रहस्य से भरी है। अगर आप अकेले हैं या अंधेरे में सुन रहे हैं तो ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी डर बहुत असली लग सकता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ अंधेरा और परछाई आपके साथ खेलेंगे और कभी कभी आप कभी वापस नहीं लौटेंगे। ये कहानी मेरे चाचा जी की है। वो अब 62 साल के हो चुके हैं, एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर। आज उनकी शक्ल से आप उन्हें शांत, गंभीर और अनुभवी इंसान समझेंगे, लेकिन बचपन में वे बड़ी शरारत करते थे। गांव में उनके कई किस्से मशहूर थे। पेड़ों पर चढ़ना, स्कूल बंक करना, तालाब में नहाना और दूसरों की चीजें चुरा कर भाग जाना, इन सब कामों में वो सबसे आगे थे। बचपन से ही उन्हें फिल्में देखने का बड़ा शौक था। गांव में तो पिक्चर हॉल नहीं था, इसलिए जब भी पास के कस्बे में फिल्म लगती तो वो अपने 4 चचेरे भाइयों के साथ चोरी छुपे पिक्चर देखने निकल जाया करते थे। ऐसे ही एक गर्मियों की रात 5 लड़के कस्बे के सिनेमा हॉल में एक एक्शन फिल्म देखने गए थे। फिल्म इतनी लंबी चली कि जब वे वापस गांव लौटे तब तक रात के 11:30 बज रहे थे। गांव की गलियां उस वक्त सुनसान थी। हवा में रात की ठंडक थी। आसमान पर बादलों की वजह से चांदनी भी नहीं थी। चारों ओर बस अंधेरा था और झिंगुरों की किरकिर। हालांकि ये सब लड़के शरारती थे, मगर एक बात उन्हें हमेशा डराती थी, अपनी माँ और बड़े भाई की डांट। उन्होंने फिल्म देखने की बात छुपाकर घर से बाहर कदम रखा था। अगर वे यूं ही खाली हाथ लौटते तो पक्का उन्हें मार पड़ती। तभी उन 5 में से किसी एक ने एक आइडिया दिया और कहा, हम एक काम करते हैं, नदी से मछली पकड़ लेते हैं। माँ को लगेगा हम मछली पकड़ने गए थे, फिर तो डांट भी नहीं पड़ेगी और खाने को मछली भी मिल जाएगी। क्या बोलते हो? सभी को उसकी ये तरकीब अच्छी लगी। नदी गांव से ज्यादा दूर नहीं थी। लगभग 200 मीटर पैदल चलने पर वे नदी तक पहुंच सकते थे। रात के अंधेरे में वे धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगे। जैसे ही वे नदी के करीब पहुंचे, उन्होंने दूर से देखा कि 4-5 लोग अलाव जलाकर उसके पास बैठे हैं। आग की हल्की हल्की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। पहली नजर में तो वो लोग गांव के ही लोग लग रहे थे और उन्हें देखकर 5 लड़कों को बड़ी राहत मिली। एक ने कहा, अच्छा हुआ ये लोग यहाँ पर हैं, इन्हीं से मछली ले लेंगे, समय भी बचेगा और माँ को शक भी नहीं होगा। वे खुश होकर तेज कदमों से नदी की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन जैसे जैसे वे पास पहुंचते गए कुछ अजीब महसूस होने लगा। हवा अचानक भारी सी हो गई। रात की ठंडक के बीच उन्हें एक अजीब सी गंध मिलने लगी, कुछ मांस के सड़ने जैसी बदबू। वे लोग जब नदी के करीब पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए, क्योंकि नदी के पास ना ही कोई अलाव जल रहा था और ना ही आसपास वहां पर कोई इंसान था। जबकि दूर से देखने पर वो साफ तौर पर देख पा रहे थे कि नदी के किनारे अलाव जलाकर कुछ लोग बैठे थे, लेकिन अब वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल ठंडी हवा और लहरों की हल्की हल्की आवाजें उन्हें सुनाई दे रही थी। पहले तो उन्हें लगा कि शायद वो लोग उन्हें देखकर कहीं छुप गए हों। हो सकता है मछली बांटने से बचने के लिए वे आसपास कहीं जाकर छुप गए हों, ताकि हम उनसे मछली ना मांगे। अब वे 5 लड़के बांस की झाड़ियों के अंदर, पेड़ों के पीछे, यहाँ तक कि नदी के किनारे खड़ी नावों के अंदर भी झांकते रहे, मगर उन्हें उनके अलावा वहां पर कोई भी इंसान नहीं मिला। धीरे धीरे उनके चेहरे के भाव बदलने लगे। उन्हें डर सा लगने लगा। नदी के किनारे का अंधेरा जैसे घना होता जा रहा था। चारों ओर खामोशी इतनी थी कि उन्हें अपने कानों से अपने ही दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। जब वे 5 लड़के थक गए
तो उन्होंने वहीं पर अलाव के अवशेषों के पास कदम रखा। तभी उन 5 लड़कों में से, जिसमें एक मेरे ताऊजी थे और एक मेरे चाचा उन 5 में से सबसे आगे थे, उनका पैर किसी चीज के ऊपर पड़ा। उन्हें लगा जैसे उन्होंने किसी अंगारे को दबा दिया हो। उनके पैर में जलन होने लगी। दर्द से उन्होंने पैर को झटके से खींचा और नीचे देखा। जो दृश्य उनके सामने था वो उनकी जिंदगी का सबसे डरावना पल बन गया। नीचे राख और अधजली लकड़ियों के टुकड़ों के बीच एक इंसानी पैर पड़ा था। कटा हुआ, जला हुआ इंसान का पैर। उसकी त्वचा झुलसी हुई थी। मांस के बीच में से हड्डियां झांक रही थी। उस कटे हुए पैर में अभी भी बिखरी हुई चूड़ियों के टुकड़े और एक पायल अटकी हुई थी। उस कटे हुए जले हुए पैर को देखकर चाचा की चीख निकल गई। उन्होंने पीछे मुड़कर अपने भाइयों को देखा। सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे। किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे हवा में कोई फुसफुसाहट हुई हो, बहुत हल्की सी, जैसे कोई हंस रहा हो। वो औरत की हंसी थी, लेकिन वो हंसी मानो दूर से नहीं बल्कि उनके कानों के बिल्कुल पास सुनाई दे रही थी। मानो जैसे कोई औरत उनके पास ही खड़ी होकर उनके कानों में हंस रही हो। वे 5 लड़के एक साथ भागे। उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि वो किस दिशा में भाग रहे हैं। वे बस घर की तरफ दौड़ते गए। पीछे से नदी की लहरों की आवाज और धीमी सी हंसी उनके कानों में बराबर गूंजती रही। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा धकेल कर खोला। उनकी माँ ने, यानी मेरी दादी माँ ने उन्हें देखा, मगर दादी माँ ने उन लोगों से कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा कि शायद माँ ज्यादा गुस्सा है, इसलिए अभी कुछ नहीं कह रही, सुबह होते ही बहुत मारेगी। डर के मारे उन सभी ने चुप्पी साध ली। सुबह तक सब बुखार में तपने लगे। मछली तो उनके हाथ नहीं लगी, लेकिन भूख से बेहाल होकर जब उन्होंने खाना खाया तब माँ ने उनसे पूरा किस्सा सुना। पिछली रात की घटना के बारे में सुनते ही माँ का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, तुम सब बेवकूफ बच्चे हो। तुम लोगों को पता है, आज शाम को ही एक बूढ़ी ब्राह्मण औरत की चिता उसी नदी के किनारे जलाई गई थी। तुम जिसे अलाव समझकर उसके पास बैठे थे, वो अलाव नहीं बल्कि उसी बुढ़िया की चिता थी। तुम उसकी चिता की लकड़ियों के ऊपर बैठ कर आए हो। तुमने जिस कटे हुए जले हुए पैर के ऊपर अपना पैर रखा था, वो उसी बुढ़िया का पैर होगा। ये सब सुनते ही 5 लड़कों के रोंगटे खड़े हो गए। माँ ने आगे कहा, तुमने जिन 4 लोगों को अलाव के पास बैठा देखा, ना ही वो अलाव थी और ना ही वो इंसान थे। असल में वे मशाण देव थे, भूत प्रेत जो अधजले शवों पर टूट पड़ते हैं, और उन लोगों का काम होता है लाश का मांस खाना। तुम लोग बच गए, वरना। माँ की बात अधूरी रह गई, मगर सब समझ गए कि माँ आगे क्या कहना चाहती थी। उस घटना के बाद 5 लड़कों का व्यवहार बदल गया। वे जो हमेशा हंसी मजाक और शरारत में रहते थे, अचानक चुपचाप हो गए। वे कभी कभी रात को अचानक नींद में चिल्लाने लगते, कभी कभी बिना वजह डर कर जाग जाते। परिवार ने आखिरकार गांव के एक पुरोहित को बुलाया। उन्होंने मंत्र पढ़े, तिलक लगाए और 5 को गंगा जल पिलाया। पुरोहित ने कहा, तुम्हें जिन 4 लोगों की झलक मिली थी बच्चों, वे असल में भूत प्रेत थे। वे तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते थे। ईश्वर ने रक्षा की तुम्हारी, इसीलिए तुम सब बच गए। अब आगे से ध्यान रखना, रात के समय शमशान या नदी के किनारे कभी मत जाना। मेरे चाचा, जो अब 62 साल के हैं, वे हम बच्चों को ये कहानी तब सुनाते थे जब वे पुलिस की नौकरी से रिटायर होकर घर लौटे थे। उन्होंने कहा,
तुम सबको डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन याद रखो, कुछ जगहें और कुछ वक्त ऐसे होते हैं जहां इंसानों का नहीं बल्कि किसी और का राज होता है। ये बात उन दिनों की है जब मैं हैदराबाद में अपने ग्रेजुएशन के आखिरी साल में था। पढ़ाई के साथ साथ मैं एक स्पोर्ट्स कंपनी में काम भी करता था। नौकरी नई थी, जिंदगी भी नए मोड़ पर थी और दोस्तों का एक मजेदार ग्रुप मिल गया था। 4 लोग जिनके साथ हर दिन एक अलग कहानी बन जाती थी। उस दिन भी हम सब एक छोटी सी पार्टी में थे। किसी की प्रमोशन का बहाना था, किसी को सेमेस्टर पास होने की खुशी। पार्टी का माहौल मस्त था, लेकिन मैं हमेशा की तरह कुछ उदास सा, कुछ अलग थलग सा बैठा था, क्योंकि मैं एक टी टोटलर हूं, यानी शराब से कोसों दूर। मेरे हाथ में बस कोल्ड ड्रिंक थी, मगर मैं पूरी तरह होश में था। रात बढ़ती गई, हंसी मजाक का दौर चलता गया। फिर अचानक बातों का रुख बदलने लगा। पता नहीं किसने शुरू किया, लेकिन बातों बातों में एक विषय आ गया। वो था भूत, प्रेत, आत्माएं और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। पता नहीं किसने ये बात छेड़ी और अब पूरी पार्टी में यही बातें हो रही थी। रात के करीब 1:30 बज रहे होंगे। माहौल थोड़ा रहस्यमय सा हो गया था। किसी ने कहा, अरे सुना है हैदराबाद में एक पुराना घर है जहां कोई नहीं रहता। लोग कहते हैं कि वो हॉन्टेड है। ये बात सुनकर बाकियों ने तुरंत उत्सुकता दिखाई और कहा, हैं? सच में? कहां पर? चलो ना देखते हैं। मुझे पहले तो लगा सब मजाक कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में सबने तय कर लिया कि हम अब वहीं चलेंगे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा, यार ये सब रात में जाना ठीक नहीं, सुबह चलेंगे तो ठीक रहेगा। पर बाकी तीनों नहीं माने। उनमें से एक रवि, जिसने उस रात कुछ ज्यादा ही ड्रिंक की हुई थी, वो बोला, अबे क्यों डरते हो बे? भूत वूत कुछ नहीं होते, अगर होते हैं तो आज मैं उन्हें दिखा दूंगा अपनी औकात। उसकी बातों पर सब हंस पड़े। मुझे बस इतना लगा कि उसकी हालत देखकर कहीं हम सबको कोई मुसीबत ना झेलनी पड़े। मगर कभी कभी दोस्तों की जिद तर्क से बड़ी होती है। हम सब एक ही कार में बैठे और निकल पड़े उस भूतिया घर की तरफ। रात का समय था, सड़कें लगभग खाली थी। शहर की दूर दूर की लाइटें टिमटिमा रही थी। हवा में एक हल्की ठंडक थी जो उस वक्त बड़ी सुखद लग रही थी। लेकिन जैसे जैसे हम शहर से बाहर निकलते गए, माहौल बदलने लगा, सन्नाटा गहराने लगा। करीब आधे घंटे बाद जब हम उस जगह पहुंचे तो घर मुख्य सड़क से थोड़ा अंदर एक पुरानी गली में था। 2 मंजिला जर्जर इमारत, जिसके चारों ओर सूखे पेड़ और टूटी हुई दीवारें थी। उस घर की छत की टाइलें जगह जगह से टूटी हुई थी और खिड़कियों के शीशे आधे लटके हुए थे। कार की हेडलाइट्स की रोशनी जैसे ही उस घर पर पड़ी, ऐसा लगा मानो जैसे वो घर हमें ही घूर रहा हो और हमारा ही इंतजार कर रहा हो। हम सब बाहर निकले और कार के सहारे खड़े हो गए। रवि अभी भी बियर की बोतल पकड़े हुए था। वो उसकी आखिरी बोतल थी। दोस्तों, यही है वो जगह, मेरे दोस्त संदीप ने कहा। हम सब खामोश होकर उस घर को घूर रहे थे। अंदर कोई हलचल नहीं थी। लगता था जैसे बरसों से वहां कोई नहीं आया। रवि ने हंसते हुए कहा, देखो कोई नहीं है, सब फालतू की बातें हैं। भूत प्रेत तो हम ही लोग हैं भाई, हम ही जिंदा लोग, हमारे अलावा और कोई भूत नहीं।
ऐसा कहते हुए रवि बोतल को झुलाने लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, रवि पागल मत बन, छोड़ दे इस बोतल को। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। अचानक उसने जोर से चिल्लाकर कहा, अगर यहां पर कोई है तो निकल कर बाहर आओ। और अगले ही पल उसने अपनी बियर की बोतल उठाई और पूरी ताकत से घर की ऊपरी मंजिल की खिड़की की तरफ फेंक दी। हम सब ने अपनी सांस रोक ली। हम हैरान थे कि रवि ने अचानक से ये क्या किया। वो बोतल हवा में झूमती हुई खिड़की की ओर गई और अंधेरे में गायब हो गई। हम सब इंतजार कर रहे थे कि वो बोतल उस कमरे की फर्श पर गिरेगी और चकनाचूर हो जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना ही हमें वो बोतल के गिरने की आवाज सुनाई दी, ना ही टूटने की। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने हम सबके पैरों तले जमीन ही खिसका दी। वही बोतल जिसे रवि ने ऊपरी मंजिल की खिड़की के अंदर फेंका था, वो बोतल उसी खिड़की से बाहर आई, लेकिन इस बार दोगुनी रफ्तार से, और सीधी आकर कार की हेडलाइट्स पर जा टकराई। कार की हेडलाइट्स चकनाचूर हो गई। मैं वहीं पर खड़ा था, बस कुछ ही इंच की दूरी पर। अगर थोड़ी सी भी दिशा बदलती तो वो बोतल सीधे मेरे चेहरे पर लगती। कुछ पल के लिए हम सब सन्न खड़े रह गए। किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर रवि, जो अब तक नशे में था, वो चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखों की लालिमा अब गायब थी। चेहरा सफेद पड़ चुका था। हम सब ने चारों ओर देखा। शायद किसी ने मजाक में बोतल वापस फेंकी होगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। ना कोई इंसान, ना ही कोई जानवर। हवा तक थम चुकी थी। मैंने टॉर्च निकाली और खिड़की की तरफ रोशनी डाली, और जो देखा वो देखकर मुझे एक झटका लगा। खिड़की पर कोई खड़ा था। मैंने उसे देखा। वो कोई इंसान नहीं था, वो बस एक आकृति थी, जैसे धुएं की तरह, मगर उसका आकार किसी इंसान जैसा ही था। लंबा, झुका हुआ। उसकी आंखें जैसे अंधेरे में चमक रही थी। वो खिड़की के पीछे खड़ा होकर हमें ही देख रहा था। वो एकदम स्थिर खड़ा था। मैंने तुरंत टॉर्च की रोशनी नीचे कर ली और कांपती आवाज में कहा, दोस्तों चलो यहां से निकलते हैं, अभी इसी वक्त। मेरे लहजे में इतना डर था कि किसी ने कोई सवाल नहीं किया। सब तुरंत कार में बैठ गए। रवि भी बिना कुछ बोले कार की पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। कार का इंजन चालू हुआ और हमने वहां से निकलने में एक भी पल नहीं गवाया। जैसे ही हम उस जगह से निकलकर मुख्य सड़क पर पहुंचे और हमें वहां पर दूसरी गाड़ियां दिखी, तब जाकर हम सभी ने चैन की सांस ली। तब तक हम में से किसी ने एक शब्द नहीं कहा था। हम सबके चेहरे उतरे हुए थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था जो हुआ वो असल में क्या था। क्या वो सिर्फ वहम था या सच में वहां कुछ ऐसा था जो इस दुनिया का नहीं था। आखिरकार जब हम अपने ऑफिस के कैंपस में पहुंचे, तब जाकर मैंने धीरे से कहा, दोस्तों मैंने वहां पर एक परछाई देखी थी और वो इंसान तो नहीं था। मेरे इतना कहते ही बाकी तीनों ने मुझे देखा और जो उन्होंने कहा उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन सब ने कहा कि उन्होंने भी उसे देखा था। उस पल कार के भीतर का सन्नाटा और ज्यादा गहरा हो गया। बाहर का शोर भी जैसे गायब हो गया था। कुछ सेकंड बाद रवि फुसफुसाया, दोस्तों वो जो खिड़की के पीछे था वो हिल नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था। उस रात कोई भी अपने कमरे में अकेले नहीं सोया। हम चारों एक ही जगह पर पड़े रहे, बत्ती जलाकर पूरी रात जागते रहे। जब सुबह का सूरज निकला तब जाकर लगा जैसे कुछ बोझ उतर गया हो।
पर उसके बाद से ना मैं ना मेरे दोस्त कभी उस रास्ते पर लौटे। कभी कभी जब हैदराबाद की रातों में मैं अकेले ड्राइव करता हूँ तो शहर की रोशनियों के बीच उस पुराने घर का अंधेरा याद आ जाता है, और हर बार जब हेडलाइट्स किसी टूटी खिड़की पर पड़ती है तो मुझे लगता है कि कोई वहां पर खड़ा होकर मुझे ही घूर रहा है। ये बात अक्टूबर 2008 की है। उस समय मेरी उम्र 22 साल थी। मेरे एक स्कूल के दोस्त ने मुझसे कहा कि वो अपने गांव जालौर, जो कि राजस्थान में है, वहां जा रहा है। उसने मुझे भी साथ चलने का न्योता दिया। मैं उस समय सिर्फ 20 साल का था और नई नई जगहें देखने का शौक भी रखता था। बिना ज्यादा सोचे मैंने हामी भर दी। चलिए अब मेन कहानी पर लौटते हैं। हमने बॉम्बे से माउंट आबू और फिर जालौर तक लगभग 20 घंटे का थका देने वाला सफर किया। आखिरकार हम राजस्थान के एक छोटे से गांव पहुंचे। मुझे उसका नाम याद नहीं है। वो गांव बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने अपने मन में राजस्थान के किसी गांव की तस्वीर बनाई थी। रेतीली गलियां, मिट्टी के घर, चारों ओर नीम खेजड़ी के पेड़ और आंगन में उड़ता हुआ धूल का हल्का गुबार। ये चित्र था जो मेरे दिमाग में राजस्थान के बारे में था, और मैंने सोचा कि देखो आज राजस्थान बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं अपनी कल्पनाओं में सोचा करता था। मेरा दोस्त उस गांव के एक छोटे से घर में देवी पूजा करवाने आया था। हम दोनों लगभग 4 बजे उस घर पहुंचे। सच कहूं तो मुझे उस पूजा में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे पहले ही बता दिया था कि इस घर में रहने वाली औरत देवी माँ की कृपा पात्र है, यानी उनके अंदर देवी माँ आती है। नवरात्रि के दौरान सूर्यास्त के बाद उस औरत में देवी का वास होता है और वो आने वाले लोगों को आशीर्वाद देती है, उनकी समस्याएं सुनती है और उनका समाधान बताती है। मैंने ये सब बातें बस सुनी ही थी, लेकिन जब पूजा शुरू हुई तो सचमुच अजीब सा वातावरण हो गया। वो औरत बदली बदली सी लगने लगी। उसके बोलने का ढंग, उसकी आंखें, सब कुछ अलग था। मैं बस चुपचाप सब देखता रहा। जब तक सब कार्य संपन्न हुआ, रात के 10 बज चुके थे। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि हम गांव में ही रुक जाएं, लेकिन मेरा 2 दिन में बॉम्बे पहुंचना बेहद जरूरी था, इसलिए मैंने रुकने से साफ मना कर दिया। बल्कि उल्टा मैंने ही उसे मना लिया कि अभी चलते हैं ताकि समय पर माउंट आबू स्टेशन पहुंच सकें। वहां से ट्रेन पकड़कर बॉम्बे पहुंच जाएंगे। वो जगह माउंट आबू से करीब 120 किलोमीटर दूर थी। रात का समय, सुनसान सड़कें, दूर दूर तक बंजर मैदान। कभी कभी कोई गांव आ जाता, लेकिन वहां भी सन्नाटा पसरा पड़ा रहता। उस वक्त कोई साधन मिलना लगभग नामुमकिन था। काफी कोशिश के बाद हमें एक आदमी मिला जो हमें माउंट आबू छोड़ने के लिए तैयार हुआ। बस उसकी शर्त थी कि हम उसे 2 गुना किराया दें। मैंने हाँ कर दी। उसने कहा कि वो बस 30 मिनट में गाड़ी लेकर आएगा, और इतना कहकर वो वहां से चला गया। इसी बीच मेरे दोस्त के गांव के कई और लोग हमारे पास आए और वो हमें मनाने लगे कि हम आज रात उसी गांव में रुक जाएं। वो बार बार हमें रोक रहे थे, हमसे मिन्नतें कर रहे थे। बेटा, इस वक्त मत जाओ, यहाँ रात में बहुत अजीब चीजें होती हैं। हम लोग तो भुगत चुके हैं, बस तुम्हें आगाह कर रहे हैं। तुम्हें इस जगह के बारे में सब कुछ नहीं पता। अच्छा होगा कि तुम आज रात यहीं रुक जाओ। उनकी आवाज में आदेश नहीं बल्कि विनती थी, डर था, लेकिन मेरा मन बना हुआ था। मैंने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। वो ड्राइवर जिसने कहा था कि वो 30 मिनट में लौट कर आएगा, उसे 90 मिनट हो चुके थे, लेकिन वो लौटा नहीं।
करीब 1.25 घंटे बाद वो लौटा, लेकिन इस बीच उसने दारू के कुछ पैग मार लिए थे। मैंने सोचा चलो किसी तरह आखिर ये पहुंचा ही देगा, वैसे भी मेरा जाना जरूरी था। हम एक खुली हुई नीली जीप में बैठे। मेरा दोस्त आलसीपन में पिछली सीट पर जाकर सो गया। मैं ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा और उससे बातें करने लगा। चारों ओर घुप अंधेरा था, बस जीप की हेडलाइट में ही रास्ता दिखाई दे रहा था। सड़क जगह जगह से टूटी हुई थी। करीब 15-20 किलोमीटर चलने के बाद सड़क बेहद खराब हो गई। जगह जगह पर गहरे गहरे गड्ढे थे। वहां जीप की गति घटकर 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई। तभी उसी समय अचानक मुझे अपने कान के बिल्कुल पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। वो आवाज इतनी साफ थी कि मैं चौंक कर सीधा बैठ गया। उसी पल अचानक मुझे एक तेज हंसी सुनाई दी, जैसे कोई हमारे साथ ही बैठा हो और जोर से हंस रहा हो। मैंने घबराकर पीछे देखा। मेरा दोस्त गहरी नींद में था। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा, वो मुझे ही देख रहा था। उसकी आंखें भी डर से फटी हुई थी। मैं समझ गया था कि उसने भी वो आवाज सुनी और वो भी समझ गया था कि मैंने भी वो आवाज सुनी है। ड्राइवर ने डर के मारे एक्सीलेटर दबा दिया। अब जीप उस खराब रास्ते में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने लगी। वो आदमी खुद को कोस रहा था। हे भगवान, मुझे मालूम था कि इस रास्ते में रात में नहीं आना चाहिए, लेकिन ये बात मेरे दिमाग से निकल गई। वो हंसी हमें बीच बीच में फिर से सुनाई देती, पहले से भी ज्यादा तेज। ऐसा लगता जैसे वो हमारे साथ कार में ही बैठी है। हमारे शरीर में सिरहन सी दौड़ने लगी। मैं चारों ओर देखने लगा, जीप के अंदर बाहर, और जानने की कोशिश करने लगा कि ये आवाज आ कहां से रही है। तभी ड्राइवर अचानक से चिल्लाया और बोला, हे भगवान, पीछे मत देखना, मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। ये सुनकर मेरा गला ही सूख गया। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था मानो छाती फाड़कर बाहर ही निकल आएगा। अब विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि वो सब सच है या भ्रम। तभी जीप की हेडलाइट के सामने सड़क के किनारे हमें कुछ दिखा, कोई आदमी। वो सुनसान जगह में सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे जीप उसके पास पहुंची, वो आदमी सड़क के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। ड्राइवर ने ब्रेक मारकर जीप रोक दी। हम दोनों ने उसे साफ देखा। हमारी जीप और उसके बीच सिर्फ 10 फीट की दूरी थी और अगले ही पल वो आदमी गायब हो गया। हम दोनों की रीढ़ की हड्डी तक कांप उठी। ना कुछ कहने की हिम्मत हो रही थी, ना ही वहां पर रुकने की। ड्राइवर ने पूरी रफ्तार से जीप वहां से भगा ली। बिना एक शब्द बोले हम माउंट आबू तक पहुंच गए। आज भी वो रात याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस सुनसान रास्ते की हवा, वो फुसफुसाहट, वो हंसी और वो आदमी, सब कुछ जैसे कल की ही बात हो। उसके बाद मैंने कभी किसी अनजान रास्ते पर रात में सफर नहीं किया। वो लॉकडाउन के दिन थे। चारों ओर सन्नाटा और डर का माहौल पहले से ही था। मैं अपने कमरे में शांति से सो रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। चारों ओर अंधेरा था और घर के बाकी लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो चुके थे। अचानक मेरी नींद खुल गई। पहले तो लगा जैसे कोई सपना देखा हो, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पहले हल्की सी फुसफुसाहट और फिर किसी के चीखने जैसी आवाज। कानों को लगा जैसे किसी हॉरर फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा हो, धीमे धीमे, रोंगटे खड़े कर देने वाला। मैंने सिर उठाकर कमरे में चारों ओर देखा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन मुझे मेरे कमरे के दरवाजे के नीचे से
टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी, जैसे दरवाजे के बाहर कोई स्टेज बना हो, और रोशनी के साथ साथ वही डरावनी आवाजें भी तेज होती जा रही थी। मेरी दिल की धड़कन बढ़ने लगी। मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर से मुझे किसी के बात करने की आवाजें आ रही थी। कोई किसी के आवेश या भूत प्रेत के बारे में बात कर रहा था। मैंने डर के मारे अपना सिर तकिए के नीचे दबा लिया और मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा वहम है, बाहर कुछ नहीं है। पर वो आवाजें रुक नहीं रही थी। कुछ देर बाद अचानक एक बिल्ली के म्याऊं करने की आवाज आई, तेज और लंबी। वो आवाज इतनी साफ थी कि उसे अचानक से सुनकर मेरा दिल ही उछल पड़ा। उसी के बाद फिर वही डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो या किसी का भूत प्रेत उतार रहा हो। अब मुझे लगा कि मामला गंभीर है। मैं कांपते हाथों से हनुमान चालीसा पढ़ने लगी, पर डर इतना ज्यादा था कि मुंह से शब्द पूरे ही नहीं निकल पा रहे थे। मैं आधे अधूरे मंत्र ही गुनगुना पाई। तभी मुझे ख्याल आया कि मैं हनुमान चालीसा तो अपने फोन पे भी चला सकती हूँ। दिल को थोड़ी तसल्ली हुई, लगा जैसे डर कम हो रहा है। पर उसी पल मेरे कमरे का दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुलने लगा। मैंने अपनी सांसें रोक ली। दरवाजे के पीछे एक आकृति दिखाई दी। वो एक औरत थी, सफेद गाउन, खुले बाल, अंधेरे में चमकती आंखें। वो धीरे धीरे मेरी ओर देख रही थी। उसे देखकर मेरा शरीर कांप उठा और मेरी चीख निकल गई। लेकिन वो आकृति बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और चीज हो। और फिर अचानक वो मेरे कमरे के अंदर आई और तेज कदमों से उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया और मेरे मोबाइल को झटक कर छीन लिया। और उसने फिर मुझसे गुस्से में कहा, इतनी रात को हनुमान चालीसा इतनी तेज क्यों बजा रही है? पागल हो गई है क्या? सोने नहीं देगी किसी को? मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली, कुछ बोल नहीं पाई। मन में बस एक ही ख्याल था कि ये मेरी मां नहीं हो सकती, ये किसी भूत के वश में है। तभी उसने मेरे हाथ को पकड़कर मुझे खड़ा कर दिया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि आवाज मेरे कानों तक आ रही थी। मैंने कांपते हुए ऊपर देखा और तभी उसका चेहरा मुझे साफ नजर आया। लेकिन उस वक्त मुझे उसका चेहरा भी डरावना ही लग रहा था। पसीने में भीगा, बाल बिखरे हुए और गुस्से में भरी आंखें। मां ने मुझे झिंझोड़ कर कहा, क्या हो क्या गया है तुझे? तू इस वक्त कर क्या रही है? मैंने हकलाते हुए सब कुछ कह दिया। मां, घर में भूत है। मैं उसकी आवाजें सुन रही थी, डरावनी आवाजें। वो यहीं इसी घर में है। मां ने बिना कुछ कहे पानी का गिलास उठाया और मेरे चेहरे पर मार दिया। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए लिविंग रूम में लेकर गई। वहां पापा टीवी देख रहे थे। मां ने हंसते हुए पापा से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि फिल्म की आवाज कम करो। हमारी बेटी वैसे ही डरी सहमी रहती है। अब तुम्हारी फिल्म ने ये हाल कर दिया है इसका। देखो कितनी डरपोक है ये। मैंने टीवी की स्क्रीन पर देखा। उसमें एक हॉन्टेड मूवी चल रही थी और उसमें कोई भूत प्रेत का ही सीन चल रहा था। वही आवाजें, वही बैकग्राउंड म्यूजिक, वही फुसफुसाहट जो मैं अपने कमरे में सुन रही थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये सब टीवी के डरावने सीन की वजह से हुआ। लेकिन उस रात की घटना ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। अगले 2 दिनों तक मैं सोते समय हनुमान चालीसा पढ़ती थी और अकेले कमरे में सोने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन उस रात की घटना ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मेरे शरीर में अजीब सी सिरहन दौड़ती थी।
आज भी उस रात को याद करती हूँ तो एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सा आतंक महसूस होता है। इस तरह ये घटना कोई मजाक नहीं, बल्कि मेरे लिए एक सच्चा डरावना अनुभव बन गई। भले ही असल में वो भूत नहीं, मेरी माँ थी। अगर आपको यह कहानी सुनकर रूह कांपने वाली डरावनी रातों का अनुभव पसंद आया तो हमारी चैनल अंधेरावर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले आपको सुनने को मिले। याद रखिए, अंधेरावर्स में हर कहानी आपके डर को आजमाने और आपकी हिम्मत को परखने के लिए तैयार रहती है।